हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि जिंग जिंग के डैड गुस्से में आते हैं तो ओवर एक्टिंग करते हुए अपनी तलवार ही बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ जिंग जिंग बीच में आ जाती है और कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैंने इसे 3 लाख ओ करती हूँ और उसके बदले में 5 साल इसकी तरफ जॉब करूंगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ मिस्टर गू क्लियर करता है उसके डैड को कि मैं मिस बाय को लाइक नहीं करता, बल्कि मैं तो जिंग जिंग को पसंद करता हूँ। अब हर कोई शियाते से पूछने लगता है कि अब वही गवाही देगा इन दोनों के बारे में। शियाते सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही सच बोल देता है। वो ये भी बता देता है कि जो स्कल्पचर जिंग जिंग से टूटा था वो किसी और का नहीं बल्कि गू का खुद का बनाया हुआ था। अब इस बात पर जिंग जिंग के मॉम डैड के साथ साथ वो खुद भी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद सीन बदलता है और डिनर के टाइम पर मॉम से जिंग जिंग को बहुत डांट पड़ती है कि तुम थोड़ी सी भी केयरफुल नहीं हो सकती। पहले ही हम लोग फाइनेंशियल ट्रबल में हैं और तुमने 3 लाख का कर्जा भी चढ़ा लिया, बताया भी नहीं। और डैड जो थोड़ी देर पहले इतनी तलवार निकाले खड़े थे, अब वो सिर्फ खाने के मजे ले रहे थे, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं थी। और अब वो एकदम ठंडे दिमाग से कह रहे थे कि गू ने सारे घर का खर्चा भी उठाया हुआ है, खाने पीने का, जिंग जिंग की सैलरी भी आती है, हम उसे क्यों बाहर निकालेंगे, वो तो इतना अच्छा लड़का है। अब मॉम जिंग जिंग पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, जाकर ऊपर गू को खाना देकर आओ। जब वो ऊपर जाती है तो गू की तो हालत ही खराब थी। वो बहुत कहता है कि मुझे बहुत फीवर है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन जिंग जिंग को उस पर कोई एतबार नहीं था। इसने फिर से हीटिंग पैड्स यूज किए होंगे और वो उसे इग्नोर करती हुई वहां से चली जाती है। अब आधी रात को उनके घर पर शियाते और आयमी दोनों आते हैं और बताते हैं कि गू ने उनको कॉल की है और बताया है कि वो वाकई बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। लेकिन गू को जिंग जिंग के अलावा कोई नहीं छू सकता था। अब जिंग जिंग उस वक्त बहुत गिल्टी फील करती है जब वो देखती है कि वाकई में गू बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज फीवर था। अब वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे ड्रिप लगी हुई थी। यहाँ पर जिंग जिंग बहुत सैड थी और गिल्टी फील कर रही थी कि अगर वो पहले गू की बात पर एतबार तो शायद उसकी कंडीशन इतनी खराब ना होती। इस वक्त वो वाकई गू के लिए बहुत फिक्रमंद थी। गू भी ये बातें सुन रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आयमी उसे रियलाइज भी कराती है कि देखो, किसी के लिए खुद को मुसीबत में डालने वाले लोग बहुत कम होते हैं। गू तुम्हारे साथ सच में सिंसियर है। और इसके बाद जिंग जिंग याद करती है कि एक दफा शियाते ने भी उसे बताया था कि एक्चुअली गू के साथ बचपन से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। वो ऑर्फन था और उसके दादाजी हमेशा कंपनी के कामों में बिजी रहते थे, उसे फैमिली मिली ही नहीं कभी। तो अब जिंग जिंग को उससे बहुत सिंपथीज भी हो रही थी और वो बहुत क्यूट भी लग रहा था। बाकी दोनों चले जाते हैं। अब जिंग जिंग ही उसका ख्याल रखेगी और उसे मेडिसिन भी देगी। वो उसके पास आती है और वहीं पर ही लेट जाती है सोने के लिए। गू को उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद उसे कवर कर रहा था, वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। अब लगता था कि जैसे जिंग जिंग गू को यस कह ही देगी। अब नेक्स्ट डे मॉम आती हैं डैड के पास और बताती हैं कि मुझे मोहल्ले में से एक अंकल ने बताया था कि गू के पीछे कुछ सूटेड बूटेड आदमी हैं और उसके दादाजी बहुत गुस्से में थे। जिंग जिंग को फाइट भी करनी पड़ी कुछ लोगों से। वो अंकल तो इतना डर गए थे कि अपना कुत्ता छोड़ना चाहते थे जिंग जिंग की हेल्प करने के लिए उन लोगों पर। अब ऑफ कोर्स जिंग जिंग की मॉम डर जाती हैं। वो आम से लोग थे, कहते हैं कि हमारी बेटी पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाए। ये मिस्टर गू कौन है, इसका क्या चक्कर चल रहा है अपने दादाजी के साथ, ये सब उसका पर्सनल मैटर है। उनकी लड़ाइयाँ तो खत्म हो जाएंगी लेकिन एंड पे पीसेगा कौन, हमारी बेटी। और जिंग जिंग के डैड वो तो हमेशा जल्दी पर तेल ही डालते हैं। वो ये भी कहते हैं ये दोनों डिफरेंट वर्ड से आए हैं, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। और अगर गू की फैमिली ने ही जिंग जिंग को एक्सेप्ट ना किया तो गू तो खुद कुछ करता नहीं है, जिंग जिंग का फ्यूचर क्या होगा। वो ये भी सोचने लगते हैं कि इतने बड़े ग्रुप का मालिक है और एक ओनली हायर है, इनको तो बहुत बड़ी फैमिली चाहिए होगी। हमारी जिंग जिंग को 4 सालों में बहुत से बच्चों को जन्म देना पड़ेगा, हमारी बेटी की तो हेल्थ भी खराब हो जाएगी। इतने में उनके घर पर मिस बाय आती है। उस वक्त गू तो सो रहा था तो वो अकेले में जिंग जिंग से कुछ बातें करने लगती है। अपनी तरफ से बातें तो वो गू की हेल्थ से रिलेटेड कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ पैगाम था जिंग जिंग के लिए। और वो यही था कि एक्चुअली गू इस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो सकता, तभी तो वो बीमार पड़ा है। उनके घर में ना तो इतनी क्वालिटी की हाइजीन है और ना ही क्वालिटी फूड्स हैं। वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देती है माइट्स मॉस्किटोज के लिए और साथ साथ गू के खाने के लिए भी। वो उसे यही रियलाइज कराना चाहती थी कि गू का इम्यून सिस्टम आप लोगों के बीच में रहने की वजह से डिस्टर्ब हुआ है।
एक्चुअली वो उसी मिशन पर काम कर रही थी जो गू के दादाजी ने उसके जिम्मे लगाया था, और साथ ही साथ जिंगजिंग को बहुत रियलाइज भी कराती है कि उन दोनों के बीच कितना स्टेटस डिफरेंस है। गू को वक्ती अट्रैक्शन जरूर हो सकती है जिंगजिंग से, लेकिन उन लोगों का जिंदगी पर साथ नहीं चल सकता। अब जिंगजिंग का माइंड खराब करने के बाद मिस बाय तो वहाँ से जाने लगती हैं। इतने में जिंगजिंग की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। अब वो भी कितनी परेशान थी, वो भी जिंगजिंग को वही बातें करने लग जाती हैं, लेकिन वो तो उसके भले के लिए, उसके प्यार में ऐसे बोल रही थी कि कहीं कल को तुम्हें ना हर्ट होना पड़े, तुम दोनों डिफरेंट वर्ड से हो। अब जिंगजिंग की आंखों में आंसू थे, उसको उसका प्यार मिलने से पहले ही दूर किया जा रहा था। वो अपनी मॉम को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के बीच प्रोफेशनल के अलावा लव रिलेशनशिप मैं नहीं बनने दूंगी। अब गू बेचारा ठीक होता है। उसे उम्मीद थी कि जिंगजिंग मेरे साथ नाइस हो चुकी है, मुझे माफ भी कर चुकी है, लेकिन जिंगजिंग सिर्फ उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे यही कहती है कि मेरे घर का खाना शायद तुम्हें सूट नहीं कर रहा, इसीलिए तो तुम बीमार होते जा रहे हो। अब गू एकदम परेशान हो गया था। वो कहती है कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। उसके बाद स्नोफॉल में अकेली ही वॉक करने लगती है। वो सारा कुछ याद करती है जो जो उसकी लाइफ में गू की वजह से आया था। वो खुश होती, उसे एक्सेप्ट करती, उससे पहले ही उन्हें जुदा किया जा रहा था। उसके बाद अगली सुबह दिखाते हैं कि गू ने एक और कारनामा कर दिया है। उसने अपने सारे अकाउंट नंबर और उनके पासवर्ड भी जिंगजिंग से शेयर किए हैं। वो कहता है कि अब हम दोनों एक ही लेवल पर आ गए हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, मत कहो कि हम कंपैटिबल नहीं। पर जिंगजिंग का कहना था कि तुम कब चीजों को समझो, क्या तुम मेरी तरह से घर को चला सकते हो, इसी मोहल्ले में रह सकते हो। अब गू तो बहुत परेशान हो गया था। वो किससे मशवरा करता, सीधा आयमी के पास जाता है। आयमी भी उसे कहती है कि वाकई तुम तो बहुत डम हो और तुम्हारे साथ रह रह के शियाते भी होता जा रहा है। किसी लड़की को अगर तुम ऐसे अपने अकाउंट और पैसे शेयर करोगे तो ये उसकी इंसल्ट ही होगी। अगर तुम जिंगजिंग के साथ चलना ही चाहते हो तो उसकी लाइफ में खुद को एडजस्ट करके दिखाओ, इससे ज्यादा मशवरा मैं नहीं दे सकती, तुम्हें अपने मसले खुद ही हल करने होंगे। अगर वाकई उसे लाइक करते हो तो कुछ करके दिखाओ। अब गू जिंगजिंग के मोहल्ले में खड़ा देख रहा था। वो वाकई उस माहौल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकता, तो उसने ये सब पहली दफा देखा था, लेकिन वो कोशिश करेगा और अब यहीं पर रहेगा इन्हीं के बीच। गू बहुत इंटेलिजेंट था, उसने अब्रॉड से स्टडी की थी और वो माइंड में जीनियस भी था। अब उसने भी फैसला किया था कि अपनी किस्मत के साथ साथ वो जिंगजिंग और उसके साथ वाले लोगों की किस्मत भी बदलेगा। सबसे पहले तो वो जिंगजिंग की मॉम को पैगाम भेजता है कि उनके सैलून के वो लोग VIP कार्ड्स खरीद रहे हैं, वो भी 50। अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को गिफ्ट में वो लोग यही कार्ड दिया करेंगे। इससे जिंगजिंग की मॉम को भी फायदा होने वाला था, वो बहुत खुश होती हैं। अब मोहल्ले के डांसिंग स्कूल को उसने ईयरफोन्स लेकर दिए थे ताकि शोर भी ना हो और वो लोग आराम से अपनी प्रैक्टिस भी कर सके। हर कोई जिंगजिंग के डैड का थैंक्स कर रहा था कि कितना अच्छा लड़का आपने अपने साथ रखा हुआ है। एक जूस और टी वाली आंटी थी, उसका बिजनेस तो गू ने ऑनलाइन सेट करा दिया था। हर वक्त अब उसके पास डिलीवरी बॉयज का रश रहता था। और तो और डैड के मार्शल आर्ट क्लब में पहले कोई एडमिशन नहीं लेता था। अब गू ने इसकी ऐसी मार्केटिंग की थी कि उनके समर वेकेशन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी थी। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं खुद भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। अब गू बेशक खुद मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन डैड का तो उसने दिल जीत ही लिया था। अब वो हर तरह से खुद को उसी माहौल में एडजस्ट कर रहा था। अब वो हर तरह से खुद को वहीं पर ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सारा दिन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है, घर के छोटे छोटे काम खुद ही करता है, डिश वॉशिंग करना, खाना बनाना। वो हर तरह से जिंगजिंग को गलत साबित करना चाहता था। इवन कि वो उसके मोहल्ले को और उसके रिलेटिव्स को अपना ही समझने लग गया था। वो हर टाइम पर लोगों की हेल्प के लिए भी रेडी रहता था। मॉम डैड सोचते हैं कि अगर हमारा कोई अपना बेटा होता तो बिल्कुल गू के जैसा होता। डैड तो मशवरा देते हैं कि हम अभी भी फैमिली प्लान कर सकते हैं, लेकिन मॉम का कहना था, लेकिन मॉम कहती है अपने नहीं, अब तो हम जिंगजिंग के बच्चे खिलाएंगे, क्यों ना इसकी और गू की शादी करा दें। गू बहुत अच्छा है और उसने प्रूफ कर दिया था मॉम डैड के सामने कि वो जिंगजिंग को डिजर्व करता है। अब गू इतनी मेहनत करता था कि उसे किसी भी टाइम पर नींद आ जाती थी। उसके इंसोम्निया का मसला बिल्कुल हल हो चुका था। वो एक दफा जिंगजिंग से हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या, लेकिन वो कहती है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। अब जिंगजिंग को हर कोई यही मशवरा दे रहा था कि गू एक हीरा है, उसे मत छोड़ना कभी भी और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। इतने में मिस्टर ही वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि दादाजी ने जिंगजिंग को मिलने के लिए बुलाया है। अब दादाजी की जिंगजिंग से मीटिंग चल रही थी। वो कहते हैं कि सिर्फ एक तुम ही हो जो गू को वापस आने पर मजबूर कर सकती हो, इसीलिए अपनी कीमत लिखो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दिलाएंगे। मेरी लीगल टीम भी यहाँ पर है और फाइनेंशियल टीम भी। अब उन लोगों ने भी फैसला किया था कि तब तक जिंगजिंग को नहीं जाने देंगे जब तक वो उसे मना नहीं लेते। अब वो लोग उसे कैसे मजबूर करेंगे ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।